हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का द लिविंग वर्ल्ड का फ्लो चार्ट किया था, साथ ही साथ उसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट व्हाट इज लिविंग वो किया था। तो आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड कॉन्सेप्ट दैट इज बायोडाइवर्सिटी। सी द टोटल नंबर एंड टाइप्स ऑफ living organisms present on the earth are considered as biodiversity। ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है यही अपना मीनिंग एक्सप्लेन कर रही है। दिस वर्ड बायो मीन्स लिविंग और लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स टाइप्स। तो अर्थ पे जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उनको सबको एक साथ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। एंड देयर आर 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीशीज ऑन अर्थ। और ऐसी अभी हजारों लाखों स्पीशीज होंगी जिनको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो जो डिस्क्राइब नंबर ऑफ स्पीशीज है, जिन स्पीशीज पर स्टडी हो चुकी है, उनका नंबर है 1.7 to 1.8 मिलियन। और यहां से आपको नीट एग्जाम का एक क्वेश्चन मिल सकता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज और टोटल नंबर ऑफ नोन स्पीशीज ऑन अर्थ। सो आंसर विल बी 1.7 to 1.8 मिलियन। नाउ अब इतनी लाखों टाइप की स्पीशीज को हम स्टडी कैसे करें? तो इनको स्टडी करने के लिए हमें सहारा लेना होगा बायोसिस्टेमैटिक्स का। तो एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज को, लाखों टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अगर हमें स्टडी करना है तो उसको स्टडी करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी करना होगा। और स्ट्रक्चर्ड वे में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कैसे की जाती है हमें सिखाता है वो बायोसिस्टेमैटिक्स। तो बायोसिस्टेमैटिक्स की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी एंड अदर रिलेशनशिप्स। अगर हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाएं ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी एंड अदर कैरेक्टर्स, तो उन ग्रुप्स को बना करके हम ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी कर पाएंगे। तो अगर आपको हजारों लाखों टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इजीली स्टडी करना है तो इजीली स्टडी करने के लिए आपको उनके ग्रुप बनाने होंगे। और ग्रुप किस तरह से बनाए जाते हैं ये बात सिखाता है बायोसिस्टेमैटिक्स। तो बायोसिस्टेमैटिक्स का काम है ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं आपको यह सिखाना। तो बायोसिस्टेमैटिक्स की हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बनाएंगे और उनको स्टडी करेंगे, जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। आइडेंटिफिकेशन ये फर्स्ट स्टेप है किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए। तो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। और जब ऑर्गेनिज्म के हम कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, उनको पहचानते हैं, तो उस स्टेप को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। और टूल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम इस चैप्टर के लास्ट पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। तो आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमने क्या करना है, इट एम्स एट फाइंडिंग करेक्ट नेम एंड प्रॉपर पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान ऑफ क्लासिफिकेशन। यदि आपको किसी ऑर्गेनिज्म का एक सही नाम लिखना है और उसको एक सही पोजीशन पर रखना है, यानी कि सही ग्रुप में उसको ऐड करना है, तो उसके लिए
पहले आइडेंटिफिकेशन सही से हो जाना जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप बना करके उनकी स्टडी को करेंगे, तो ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहले ऑर्गेनिज्म का सही नाम रखा जाना जरूरी है और फिर ऑर्गेनिज्म को सही ग्रुप में ऐड करना जरूरी है। और इन दोनों कामों में हमें हेल्प करेगा टूल कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। तो अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म का सही नाम रखना है और उसको सही ग्रुप में इंक्लूड करना है, तो आप करेंगे सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड नॉमेनक्लेचर, दैट इज आर्ट ऑफ नेमिंग। नाम रखना जो है वो कहलाता है नॉमेनक्लेचर। तो इट इज द साइंटिफिक मेथड of naming organisms. One is called common method and one is scientific method. देखिए, एक तो हम कॉमनली नाम रखते हैं और कॉमन नेम्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें मक्के की, मेज की, तो हमारे यहां इंडिया में हम वर्ड यूज करते हैं मक्का, और जबकि अगर हम जाते हैं इंग्लैंड तो वो मक्का को बोल देते हैं वीट, और अगर हम जाते हैं स्कॉटलैंड तो वो उसको बोलते हैं ओट्स। अगर हम जाते हैं यूएसए देन दे यूज टू कॉल इट एज मेज। तो इंग्लैंड वाले मक्की को या मक्का को वीट बोलते हैं, अमेरिका वाले उसको वहां पर मेज बोलते हैं, और आयरलैंड और स्कॉटलैंड वाले उसको ओट्स बोलते हैं। तो चीज एक ही है मगर हर कंट्री के अंदर उसका नाम बदल गया। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी कॉमन नेम के साथ कि अगर आप अमेरिका जाकर के किसी से मेज मांगेंगे तो वो आपको कॉर्न दे देगा, मक्की दे देगा, लेकिन अगर आप वहां जाकर के कोई और वर्ड यूज करेंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो कॉमन नेम्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कि उनकी मल्टीप्लिसिटी थी, वो रिपीट होते थे। तो इन सब दिक्कतों को दूर करने के लिए लेकर के आया गया साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। अब जो नॉमेनक्लेचर है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से सेग्रीगेट करने में हेल्प करता है, उनकी स्टडी को इजी बनाता है, पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू नेम, एंड इट ऑल्सो ओवरकम्स द शॉर्टकमिंग ऑफ कॉमन नेम्स। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी नॉमेनक्लेचर की या साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग की। तो जो सबसे एप्रोप्रिएट साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग है जो यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को फर्स्ट टाइम दिया था कैरोलस लिनियस ने इन द 10th एडिशन ऑफ हिज बुक सिस्टेमा नेचुरा, एंड this is one of the most important question for NEET exam as well as school exam. तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको दिया किसने था? कैरोलस लिनियस। और किसने दिया था? 10th एडिशन ऑफ हिज बुक सिस्टेमा नेचुरा इन 1758. You must remember these 2 points as they are very important for your NEET exam. तो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. इट इज अ मेथड ऑफ नेमिंग अकॉर्डिंग टू विच नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज 2 components, that is generic name and specific epithet. जैसे हम सबके नाम में 2 चीजें आती हैं, पहले नेम फिर कास्ट. फॉर एग्जाम्पल मधुर कुमार, तो पहले मधुर आया फिर कुमार आया. तो इसी तरीके से साइंटिफिक नेम में भी 2 वर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है.
This word by means to, and nomial means names. तो nomenclature means method of naming. तो ऐसा मेथड जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 नेम्स दिए जाएं या 2 कंपोनेंट वाला नेम दिया जाए. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मस्का डोमेस्टिका which is for housefly, Triticum aestivum that is for wheat, Periplaneta americana that is for cockroach, and Coffea arabica that is for coffee. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज जेनेरिक नेम विच रिप्रेजेंट्स द जीनस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशी नेम. तो फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम एंड सेकेंड नेम इज स्पेसिफिक एपिथेट और स्पीशी नेम. तो अब ये बात आती है कि इन नेम्स को रखता कौन है और इन नेम्स को रखने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको कौन डिसाइड करता है. तो इसके लिए हमारे पास इंटरनेशनल लेवल पर 5 एजेंसीज हैं, 5 कोड्स हैं. देखिए, नंबर 1 ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर. अगर आपको किसी प्लांट का नाम रखना है then you have to adopt the rules given by ICBN. Similarly, ICZN is for zoological nomenclature, that is for the name of animals. Then it is again ICBN for bacterial name, that is International Code of Bacteriological Nomenclature. Then International Code of Viral Nomenclature, which is for the name of viruses, and इंटरनेशनल नेम फॉर कल्टिवेटेड प्लांट्स. तो ये 5 इंटरनेशनल कोड्स हैं जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हैं टू गिव द साइंटिफिक नेम टू अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इनके दिए गए रूल्स के हेल्प से हम स्टडी करते हैं साइंटिफिक नेम्स को. तो अब देखते हैं कि साइंटिफिक नेम को रखने के लिए जो रूल्स फॉलो होते हैं वो क्या हैं. ये सभी रूल्स आपको एक छोटे से एग्जाम्पल इसी से समझ में आ जाएंगे. रूल नंबर 1, ये जो साइंटिफिक नेम है इसके 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, दैट इज जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम. तो फर्स्ट थिंग, इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, दैट इज जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम, या फिर जीनस नेम और स्पीशी नेम. तो ये आ गया हमारे पास रूल 1. नाउ रूल 2, दीज नेम्स शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज. ये रूल्स लैटिन लैंग्वेज में क्यों होने चाहिए? अगर सपोज करिए कि आप किसी प्लांट को डिस्कवर करते हैं, अब आपको उस प्लांट का एक साइंटिफिक नेम रखना है, तो वो नेम इंग्लिश में नहीं होगा, दैट शुड बी इन लैटिन. और ऐसा क्यों किया जाता है तो उसको मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझा रहा हूं. देखिए, स्टार्टिंग में नाम इंग्लिश में भी रखने की कोशिश करी गई, मगर इंग्लिश के अंदर भी बहुत ज्यादा नामों का रिपीटिशन था. जैसे आप अगर जॉन नेम देखें तो हजारों लोगों का नाम जॉन आपको मिल जाएगा. ऐसे ही जब हिंदी में रखने की कोशिश करी गई तो हिंदी में भी बहुत ज्यादा रिपीटिशन था नामों का. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सुरेश नाम देखें या नेहा नाम देखें तो ऐसे नाम हजारों लोगों के हमें मिल जाएंगे. तो यानी कि हिंदी में, इंग्लिश में, इवन अरेबिक में जितनी भी लैंग्वेजेस देखी गई उन सब के अंदर नेम्स का रिपीटिशन बहुत ज्यादा था और हमें हर ऑर्गेनिज्म को एक डिफरेंट नेम देना था. तो इसी वजह से इन सभी लैंग्वेजेस में हम नेम नहीं रख सकते थे. तो हमें एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जहां पर नेम्स का रिपीटिशन ना हो. इट मींस इट शुड हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ नाउन्स. तो इसीलिए लैटिन लैंग्वेज को चूज किया गया बिकॉज इट हैज अनलिमिटेड नंबर ऑफ नाउन्स.
यहां पर नामों की संख्या अनलिमिटेड है, इसी वजह से लैटिन लैंग्वेज को यूज किया जाता है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के केस में, और इसको हम डेड लैंग्वेज भी कह देते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ नाउन्स। नाउ अब तक आपको दो रूल समझ में आ गए होंगे। रूल नंबर 1, साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होने चाहिए, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम। रूल नंबर 2, इट शुड ऑलवेज बी इन लैटिन लैंग्वेज। जबकि स्टार्टिंग में कुछ नाम ग्रीक में भी दिए गए थे, क्योंकि उस टाइम पर ग्रीक स्कॉलर्स काफी स्टडी कर रहे थे। बट नाउअडेज द नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज, and whenever it should be written or in printed form, it should be in italics. जब आप इसको प्रिंट करेंगे नाम को किसी किताब में, तो आप इसको इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, जो थोड़ा सा टेढ़ा चलता है। तो ये प्रिंट होगा इटैलिक्स में और लिखा जाएगा लैटिन लैंग्वेज के अंदर। इसके बाद जो फर्स्ट वर्ड है वो जेनेरिक नेम, सेकंड वर्ड स्पेसिफिक नेम। अब जब भी आप जेनेरिक नेम देंगे, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल अल्फाबेट और कैपिटल लेटर। तो जब भी आप कोई भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे, तो उसमें जो जेनेरिक नेम होगा दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, और जो स्पीशी नेम होगा दैट शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ स्मॉल अल्फाबेट। तो आप जेनेरिक नेम को कैपिटल लेटर से और स्पीशी नेम को स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट, बोथ द वर्ड्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन हैंड रिटन। अगर आप किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, तो आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, यानी कि आप इस लाइन को जोड़ेंगे नहीं। अगर ये लाइन आपने जोड़ दी नाम लिखते समय, तो आपके एग्जाम में मार्क्स कटे जाएंगे। तो अगर आपको अपने मार्क्स एग्जाम में अच्छे चाहिए, तो इस लाइन को आप ज्वाइन नहीं करेंगे। इसका मतलब है बोथ द वर्ड्स शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू गिव द नेम ऑफ ऑथर, देन यू कैन गिव द नेम आइदर इन एब्रिविएटेड फॉर्म और फुल नेम आफ्टर द एंड ऑफ द साइंटिफिक नेम। तो जैसे ये कॉफिया अराबिका नेम एंड हो गया, तो जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम यहां पर दिया जा सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेंजीफेरा इंडिका विच इज अ साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। हमने इसको किससे स्टार्ट किया? कैपिटल अल्फाबेट से। स्पीशी नेम को स्मॉल अल्फाबेट से। अब हम इसको करेंगे सेपरेटली अंडरलाइन, और इसको डिस्कवर किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। तो हम यहां पर शॉर्ट में लिनियस का नाम इस तरीके से दे सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसके आगे ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ईयर भी मेंशन किया जा सकता है, साथ साथ नाम को जो है जब लिखेंगे तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और उसके बाद ऑथर का नेम एब्रिविएटेड फॉर्म में हम दे सकते हैं। यहीं से हमारा एक नीट का 2019 का क्वेश्चन आया था। तो आइए उस क्वेश्चन को भी देखते हैं क्या है, जिसका आंसर आपको आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 पे भी मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड आउट द करेक्ट biological name given by Carolus Linnaeus। तो ये ऑप्शंस थे,
तो देखिए ये क्वेश्चन 2019 में नीट के एग्जाम में आया था। फाइंड आउट द करेक्ट बायोलॉजिकल नेम गिवन बाय कैरोलस लिनेयस। तो मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका लिन, मेंजीफेरा इंडिका कार्लिन, मेंजीफेरा इंडिका। तो अगर हम फर्स्ट नेम को देखें तो इसमें दोनों अल्फाबेट्स जो है वो कैपिटल कर दिए, जेनेरिक नेम का भी और स्पेसिफिक का भी। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो मेंजीफेरा और इंडिका दोनों करेक्ट लिखे हैं और उसके आगे नेम भी एब्रिविएटेड फॉर्म में करेक्ट लिखा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर हम इस वाले ऑप्शन को भी एक बार देख लें तो मेंजीफेरा इंडिका कार्लिन, जिसमें ये जो कैरोलस को इन्होंने शॉर्ट में लिखा है, दिस इज अगेन रॉन्ग। और वैसे ये नेम ठीक है बट दिस वन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज मेंजीफेरा इंडिका लिन। तो ये थे रूल्स और ये थे कोड्स जो आपको याद रखने हैं। और नीट का 2019 का क्वेश्चन भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ binomial nomenclature. Thank you and stay tuned with us for our next video lecture.